नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। बांग्लादेश पहुंचे रूस के 3 जंगी जहाज। आर्मी चीफ के मास्को दौरे ने दिखाया असर, चीन की बढ़ी टेंशन। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प के टैरिफ वार पर चीन का खतरनाक पलटवार। अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे जिनपिंग। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में इस्लामिक शासन को नहीं उखाड़ पाएंगे ट्रम्प। फेल हो जाएगा प्लान। किसने दी अमेरिका को ये चेतावनी। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान पर हमला करने से आयतुल्लाह अली खामेनेई के शासन का पतन हो जाएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने चेतावनी दी है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीधी बातचीत के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। INSS के वरिष्ठ ईरान शोधकर्ता डॉक्टर बेनी शक्ति ने सोमवार को मारिफ को बताया कि अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत का नतीजा ये निकल सकता है कि वहां का इस्लामिक शासन और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। शक्ति ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आशावादी टिप्पणी की कड़ी आलोचना की और तर्क दिया है कि उन्होंने पहले से ही वार्ता को अच्छा बताकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा है कि यह कमजोरी का संकेत है और ईरान की स्थिति को मजबूत कर सकता है। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत चाहता है, जबकि वास्तविकता काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ईरान का इस्लामी शासन जनता के बीच इसे अपनी जीत की तरह प्रोजेक्ट करेगी। इससे देश के शासन पर उसका कंट्रोल और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। शक्ति ने समझाते हुए कहा है कि इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी तक प्रतिबंधों में ढील देने की बात भी नहीं कर रहा है। हकीकत ये है कि अमेरिका और भी ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन ट्रम्प की नरमी को इस्लामी शासन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी और यही बात ईरानियों को क्रोधित करती है और वार्ता के बारे में उन्हें स्नेह को बढ़ाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खतरा इस बात को लेकर भी है कि भविष्य में जब प्रतिबंध हटाए जाएंगे तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिबंध वास्तव में हटा दिए जाते हैं तो ईरान कई देशों के साथ व्यापार कर सकता है। आंशिक राहत भी आयात और निर्यात की बड़ी लहरें और विदेशी मुद्रा दरों में गिरावट का द्वार खोल सकती है। इसका परिणाम ईरानी अर्थव्यवस्था के पक्ष में बहुत अचानक और महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, जिससे देश का शासन और मजबूत हो सकता है। इसके अलावा शक्ति ने ट्रम्प प्रशासन की इस बात के लिए सख्त आलोचना की है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की अभी भी कोई कोशिश नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प कम से कम इस स्तर पर उसी समझौते की ओर बढ़ रहे हैं जो 2014-15 में हुआ था, जिससे वे खुद बाहर निकल गए थे। यह बहुत बड़ा नुकसान है, यह थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब आप उन्हें थोड़ा बहुत देते हैं तो वे साहसी होते जाते हैं और अंत में वो सब कुछ चाहते हैं, न कि सिर्फ एक हिस्सा। उन्होंने इसे एक तरह से पश्चिमी देशों के लिए कमजोरी का भी संकेत बताया है। शक्ति ने कहा कि ईरानी संसद स्वतंत्र नहीं है और वहाँ जो कुछ होता है उसका हकीकत भी कोई अस्तित्व नहीं है। ईरानी शासन बस ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि वह समझौता करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरानियों को लगेगा कि वे अमेरिकियों के सामने झुके बिना अपनी परमाणु योजनाओं को और तेज कर सकते हैं। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अमेरिकियों के इस भोलेपन की कीमत चुकानी पड़ेगी और हमें भी। शक्ति ने कहा कि ईरानी शासन को मजबूत करना क्षेत्र हमारे लिए सऊदी अरब के लिए खतरा बन सकता है, खासकर तब जब हमें अभी तक बदले में कुछ नहीं मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध ने चीन और अमेरिका के बीच तनाव के नए किताब को खोल दिया है। दोनों देशों के बीच नया झगड़ा दुर्लभ धातुओं को लेकर शुरू हो गया है। इन धातुओं का इस्तेमाल मिसाइलों के निर्माण में किया जाता है। चीन दुनिया को इन धातुओं की सप्लाई पर कंट्रोल करके एक तरह से हथियार
हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के लिए चीन की ये नीति काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उसके मिसाइल के निर्माण पर गंभीर असर पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ाकर ट्रेड वार की शुरुआत कर दी है। हालांकि कहा जाता है कि उन्होंने टैरिफ लिस्ट से कुछ चीजें जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर को बाहर निकाल दिया है। इन चीजों का अमेरिका में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप और सेमीकंडक्टर के निर्माण में चीन काफी आगे निकल चुका है। लिहाजा ट्रंप ने ये फैसला लिया है कि ताकि एप्पल, डेल और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियों को नुकसान ना हो, ये कंपनियां चीन से ही सामान मंगवाती हैं। लेकिन इस फैसले के पीछे एक बड़ी कहानी है। ये कहानी है खनिज, मिसाइलों और चुंबकों की। चीन दुर्लभ खनिजों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ एक हथियार की तरह कर रहा है और आशंका है कि इससे चीन और अमेरिका के बीच का ट्रेड वार और तेजी से बढ़ सकता है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध के खिलाफ चीन ने पलटवार किया है और जरूर खनिजों के निर्यात पर रोक लगा दी है। चीन ने सिर्फ बातें नहीं की है और न ही टैक्स बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो सकता है। चीन ने दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है। 3 अप्रैल को चीन ने 7 तरह की भारी और मध्यम दुर्लभ धातुओं पर रोक लगा दी है। इनमें डिस्ट्रोसियम और इट्रियम शामिल है। ये धातुएं अमेरिका के रक्षा सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इट्रियम का इस्तेमाल रडार सिस्टम, लेजर और जेट विमानों के ऊपर की परत बनाने में होता है। वहीं डिस्ट्रोसियम से चुंबक बहुत गर्म होने पर भी ठीक रहते हैं। ये इंजन और मिसाइलें के लिए जरूरी होता है। इसके बिना अमेरिका के नए NGAD फाइटर जेट उड़ान नहीं भर पाएंगे। ट्रंप ने इस जेट विमानों को F-22 रैप्टर का उत्तराधिकारी बताया था। SFA ऑक्सफोर्ड के जेमी अंडरवुड ने कहा है कि चीन ने जिन जरूरी माध्यम और भारी दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर रोक लगाई है, उसमें अमेरिका की सुरक्षा, रक्षा उत्पादन और हाईटेक उद्योगों को बहुत खतरा है। ये खनिज सिर्फ सेना में ही इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, स्मार्टफोन, मेडिकल डिवाइस और सैटेलाइट के निर्माण में भी होता है। ये सेमीकंडक्टर और AI सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अब चीन के बंदरगाहों पर सामान रुका हुआ है। वहाँ एक लाइसेंस सिस्टम का इंतजार हो रहा है जो अभी तक बना ही नहीं है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के नेवी की 3 जंगी जहाज रविवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुँचे हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मा ने हाल ही में रूस का दौरा किया था। उनकी मास्को यात्रा के एक हफ्ते से भी कम समय में रूसी नौसेना के युद्धपोत चटगांव पहुंच गए हैं। यह इसलिए खास है क्योंकि अभी तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार सेना का झुकाव पूरी तरह चीन की तरफ दिख रहा था। रूसी नेवी के जहाजों के चटगांव आने से पता चलता है कि बांग्लादेशी सेना चीन से आगे बढ़ते हुए बड़ी ताकतों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। चटगांव बंदरगाह पहुंचे रूसी जहाज रेजकी हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन अल्दार त्योसजापू और पेचेंडा है। इन जहाजों ने 4 दिनों के लिए बांग्लादेश की समुद्री सीमा में एंट्री ले ली है। चटगांव पहुंचने पर बांग्लादेश नौसेना के जहाज BNS खालिद बिन वालिद ने रूसी युद्धपोत का स्वागत किया। एक्सपर्ट का मानना है कि यह बांग्लादेश का चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सैन्य साझेदारी में विविधता लाने का प्रयास है। दूसरी ओर रूस की सेना की म्यांमार से पहले ही उपस्थित है। अब वह बांग्लादेश में व्यापक उपस्थिति तलाश रही है। इससे उसका पूरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मा पिछले सप्ताह रूस की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। उनकी यह यात्रा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस की चीनी यात्रा के तुरंत बाद हुई। उन्होंने मॉस्को में सरकार में मंत्रियों के साथ साथ सैन्य नेतृत्व दोनों के साथ भी बैठक की। इस दौरान जमा ने मॉस्को और दूसरे रूसी शहरों में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों का भी दौरा किया। बांग्लादेश की सेना इस समय चीनी रक्षा उपकरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश अपनी सैन्य साझेदारी को बढ़ाना चाहता है क्योंकि वह पूरी तरह से चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हालांकि चीन को रूस की म्यांमार के बाद बांग्लादेश से उपस्थिति बढ़ाने से परेशानी हो सकती है। ऐसे में इन देशों के संबंध किस तरफ जाते हैं, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।